मैंने कभी भी किसी भी क्राइम के सीन में, क्राइम की घटना को कवरेज करते हुए उस लोगों को कभी इतना असहाय नहीं कहा। मतलब कौन देखेगा कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मनहूस घर है, आप उसको पीड़ित घर कह सकते हैं। आपको उसकी पीड़ा को बढ़ाना नहीं है, आपको उसको न्याय दिलाना है। तो शब्द का चयन, शब्द पे कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है। और उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो आप जो कहते हैं ना कि लोग चुन लेंगे कौन अच्छा है कौन, ये एक आइडियल बात मुझे लगती है, क्योंकि लोग नहीं चुन पा रहे हैं। गांधी जी भी तो पत्रकार थे, हरिजन पत्रिका निकालते थे। क्या फर्क पड़ा उनको? उन्हें तो गोली मार दी गई। क्या गांधी मर गए? गांधी तो और जीवित हुए। पहले जो एक मठाधीशी जिसके बारे में आपने जिक्र किया, पूरे मेन स्ट्रीम की थी कि जो हमने दिखा दिया वही समाचार है। तो अब एक लोकतंत्र के दौर में वो भी दौर ख़त्म हो रहा है। आप नहीं दिखाएंगे, कोई और दिखा दे। हर कुछ में मसाला लगाकर दिखाना वो बाकी मीडिया वाले करते ही है। तो ट्रेडिशनल मीडिया से आप बोल रहे हो वो बिना मसाला का वो कुछ भी चीज़ नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग का वही इंटेंशन रहता है कि हमेशा आप सच दिखाओ। जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करेंगे फॉलोअर्स कि आपको कितना फॉलो करते हैं, कितना चाहते हैं। एक समय था जब टीवी या रेडियो पर न्यूज़ बुलेटिन देखने के लिए हम बेचैन रहते थे, क्योंकि तब न्यूज़ बुलेटिन का एक ख़ास समय हुआ करता था। पर जैसे जैसे समय बदला, मोबाइल फ़ोन के थ्रू न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन जो है हमारे बेडरूम तक आ पहुंचा। और समय के साथ साथ मीडिया लैंडस्केप भी चेंज हुआ, और जितना खबर बढ़ता गया, पत्रकारिता के भी नए आयाम आने लगे। आज हमारे जो डिस्कशन है, जो टीवीसी गपशप है, उसका विषय है कौन है पत्रकार। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा खबरों के चैनल बोलिए, सोशल मीडिया बोलिए, इतना कुछ हो गया है कि हमें समझ नहीं आता है कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। एक समय था जब हम खबरों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे, लेकिन शायद आज वो ज़माना नहीं रहा। और इसीलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कौन है पत्रकार। टीवीसी के इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन वीडियो प्रोडक्शन, करीम सिटी कॉलेज। और इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिस फॉर ऑल, जो कि एक एडवोकेट्स का ग्रुप हो जो ज़रूरतमंदों को लीगल एड प्रोवाइड करता है। तो आज का टीवीसी गपशप का ये टॉपिक है कौन है पत्रकार। तो हमारे साथ है कृष्ण बिहारी मिश्र जी, जो 1985 से पत्रकारिता कर रहे हैं। 38 साल हो गए हैं। प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ईटीवी जैसे ब्रांड के साथ आपने काम किया है। हमारे साथ है डॉक्टर नेहा तिवारी, जो एचओडी है मास कॉम डिपार्टमेंट की, करीम सिटी कॉलेज। हमारे साथ है अन्नी अमृता, लेखक व जर्नलिस्ट, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है जमशेदपुर की। और हमारे साथ है आतिफ हबीब, फाउंडर जमशेदपुर वाला, एंड इज़ अ व्लॉगर टू। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मिश्रा जी से कि जो हमारी स्थिति है आज पत्रकारिता की, और क्योंकि आज हर कोई एक पब्लिशर है, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना मीडिया लैंडस्केप चेंज हुआ है और आज हम किस स्थिति पे है? देखिए, ये सोचने का नज़रिया है। अगर आप ये देखें कि डिटोरेशन हुआ है तो आपको लगेगा कि हाँ डिटोरेशन हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि अगर डिटोरेशन नहीं हुआ है तो हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ नहीं हुआ है। ये सोच के ऊपर डिपेंड्स करता है। और ये प्रवृत्ति जो है हमेशा से रही है। जब टीवी चरम पर नहीं था, केवल पत्र पत्रिकाएँ ही थी, उस वक्त भी डिटोरेशन देखने को मिलता था। बहुत सारी छोटी छोटी पत्र पत्रिकाएँ दिखाई पड़ जाती थी जो गलत ढंग से दोहन क्या करती थी। तो वह भी जो है डिटोरेशन का एक सुंदर उदाहरण है। वर्तमान में जब टीवी चला तो बहुत सारे छोटे छोटे टीवी आ गए, उन्होंने भी जो है अपने ढंग से लोगों का दोहन किया। अब बहुत सारे सोशल चेंजेज आए तो बहुत सारे सोशल मीडिया भी आ गए। जिनके पास मोबाइल था वे भी लेकर के दौड़ गए, थोड़ा सा वीडियो बनाया, डाल दिया, यूट्यूबर बन गए। जिसकी जितनी दोहन करने की क्षमता वो दोहन कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि उसके कारण ही डिटोरेशन हुआ। लेकिन इतनी मूर्ख जो पहले की पाठक थी, जो पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा करती थी, वह भी नहीं थी, और आज का जनमानस भी नहीं। वो समझता है कि कौन क्या कर रहा है और उसके अनुसार जो है उसका सही आकलन करते हुए उसको सही स्थिति में पहुंचा देता है। हमारा मानना है कि हर युग में रावण रहा है।
अगर रावण नहीं रहेगा तो राम का अस्तित्व भी जो है नहीं रहेगा। तो अगर गलत लोग हैं तो ऑटोमेटिकली कि सही लोग भी हैं, और जो सही लोग हैं उन्हीं की ही चलेगी, क्योंकि रावण तो हमेशा परास्त होने के लिए जन्म लेता है। राम कभी हारा है? किसी युग में नहीं हारा है। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। भारत में नाना प्रकार के संत हैं जो नाना प्रकार के प्रवचन करते हैं और अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते हैं, परंतु वे क्षणभंगुर होते हैं, अंत में वो जो है परास्त होते हैं। लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसे भी संत हैं जो कल भी जीवित थे, आज भी जीवित है, और उन पर कोई अंगुली उठाता है तो लोग बताते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये संत वैसा नहीं है। जैसे मैं एक प्रेमानंद जी की बात एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ, जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं और लोग उनको यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से पत्रकारिता जगत में भी है, जिसके पास चरित्र है वो चमक रहा है, और जिसके पास चरित्र नहीं है वो डूब रहा है, स्वतः डूब रहा है, उसको डुबाने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। उदाहरण हमारे पास अनेक हैं। अब जैसे आप वर्तमान को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके दरवाजे चैनलों ने बंद कर दिए, परंतु वे दूसरे प्लेटफॉर्म पर गए, अपने ढंग से उसको प्रस्तुत किया और वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं पा रहा। कैसे रोक देगा? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जेल भी जा रहे हैं। तो जिनको जेल जाना है वो तो जेल जाएंगे ही, और कुछ लोग ऐसे भी हैं उन पर नाना प्रकार के झंझावात पड़ेंगे, उसके बावजूद भी निखरेंगे। हम ही को देखिए, एक मुख्यमंत्री ने हमारे खिलाफ धुरवा थाने में केस करवा दिया, तो क्या हो गया? हमारे ऊपर विधानसभा में विशेषाधिकार लाने की बात हो गई, तो क्या हो गया? अभी एक किसी चैनल वाले ने हमारे ऊपर एक केस करवा दिया कि हमने उससे रंगदारी मांगी है, तो उससे क्या हो गया? कुछ नहीं होता है। आपके अंदर चरित्र बल कितना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर हमारे पास चरित्र बल नहीं होता तो हम परास्त हो जाते, परंतु हमारे पास चरित्र बल है, हम जूझ रहे हैं, नाना प्रकार के झंझावातों से संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर हमारी कामना धन की हो जाए, हमारी कामना हो जाए कि थोड़ा सा सुख संपत्ति आ जाए, तो फिर हमारा डेटोरेशन होना भी सुनिश्चित है। क्योंकि उपनिषद कहता है अधमः धनम इक्षन्ति धनम मानम च मध्यमः उत्तमः मानम इक्षन्ति मानो ही महता धनम। जो दुष्ट होता है वह सिर्फ धन की कामना से ही कोई काम करता है, इसीलिए वो उसकी प्राथमिकता धन रहती है। इसलिए वो येन केन प्रकारे न धन को ही महत्व रख करके सारे काम प्रायोजित करता है, इसीलिए वो फंसता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाला कोई व्यक्ति हो। उसी प्रकार मध्यम वर्गीय परिवार है या मध्यम वर्गीय समाज के लोग हैं, उनके लिए धन और मान दोनों आवश्यक होता है। लेकिन जो सर्वोत्तम व्यक्ति है उसको क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी जी भी तो पत्रकार थे, हरिजन पत्रिका निकालते थे, क्या फ़र्क पड़ा उनको? उन्हें तो गोली मार दी गई, क्या गांधी मर गए? गांधी तो और जीवित हुए। तो मिश्रा जी, आपने चरित्र की बात कही, और चरित्र की बात जब हम कहते हैं तो मैं नेहा मैम से पूछना चाहूँगी कि एक डिपार्टमेंट जहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे आप जर्नलिस्ट बने, कैसे इस लाइन में जाएं, तो आज का जो परिस्थिति में हम लोग हैं, सबके पास फ़ोन है, हर कोई पब्लिशर है, तो कितना रोल प्ले करता है अपना ये डिपार्टमेंट ऑफ मास कॉम या ऐसे कोई कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स की? क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं, जैसे मिश्रा जी ने कहा, चरित्र पे, इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे कॉलेजेस का आज क्या अस्तित्व है? क्योंकि सब, किसी से मैं सुन रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं है, आज हमारे पास फ़ोन है, कैमरा है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए सीखने की क्या ज़रूरत है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अंतरा। सबसे पहले तो मैं टीवीसी को बधाई देती हूँ, क्योंकि बहुत प्रासंगिक एक विषय उन्होंने उठाया है आज के दौर में, जबकि हम हमेशा बात कर रहे हैं कि पत्रकारिता जो है वो उसका पतन हो रहा है, और मीडिया से हम इतने घिरे रहते हैं कि अब उसको अनदेखा करके भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो उसमें जो आपका सवाल था कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जहाँ मीडिया की पढ़ाई हो रही है, उनकी कितनी आवश्यकता रह गई है, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बल्कि और मैं कहूँगी कि बढ़ गई है। इसलिए क्योंकि जब तक आप मीडिया को औपचारिक रूप से पढ़ने नहीं जाते हैं, तब तक आपको ये समझ पैदा नहीं होती कि वास्तव में जर्नलिज्म है क्या।
और जर्नलिज़्म को आप दोनों आयामों से देखें कि क्या वो केवल समाचार दिखाने का माध्यम है या विचार भी दिखाने का माध्यम है, और अगर विचार और समाचार दोनों का सम्मिश्रण आपको करना है तो वो कितना परफेक्ट होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक पत्रकार की समाज में भूमिका क्या है, इस पर भी एक चिंतन आवश्यक है, क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि आप केवल सूचना देने वाले बने, जो अक्सर जिनको ये गलतफहमी होती है कि वो पत्रकार हैं तो वो हो जाते हैं, कि आप अगर केवल सूचना दे रहे हैं तो भी आप पत्रकार नहीं हैं, आप अगर केवल अपने विचार दे रहे हैं तो भी आप पत्रकार नहीं हैं। तो क्या एक सामयिक स्थिति के बारे में जानकारी देने वाला पत्रकार है, या उस सामयिक स्थिति पर टिप्पणी करने वाला पत्रकार है, या उस लोगों को समय के साथ आगे उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है समाज में, उसमें आगाह करने वाला पत्रकार है। इसको रीडिफाइन करना ज़रूरी है। और इसलिए मास कम्युनिकेशन में जब वो पत्रकारिता का इतिहास पढ़ते हैं, जब वो उन सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचा नाम किया है, चाहे वो गांधी जी हों और चाहे वो एन राम जैसे पत्रकार हों, तो उन्हें समझ में आता है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं। और नैतिक मूल्यों का जहाँ तक सवाल है, ये हमें समझना होगा कि पत्रकार जो है वो कहीं आकाश से नहीं टपकते, इसी समाज का हिस्सा होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जब वो पत्रकारिता पढ़ने आते हैं तो निश्चित रूप से मैंने तो 25 सालों में नहीं देखा कि कोई इस उद्देश्य से आया हो कि मैं केवल पैसे कमाऊँगा, बल्कि उनके अंदर ये जज्बा होता है कि मैं कैसे दुनिया बदल सकता हूँ। तो पत्रकारिता उनके लिए एक टूल होती है, एक हथियार होती है, एक माध्यम होता है जिससे वो दुनिया बदलना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि नए बच्चों में भी झुकाव है मीडिया की पढ़ाई को लेकर, और ये बहुत आवश्यक है अगर हमारा समाज अच्छे पत्रकार चाहता है तो। धन्यवाद नेहा मैम। और अन्नी से पूछना चाहूँगी, जैसे मैम ने कहा विचार और सूचना और जो स्थिति है हमारी, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि विचार और सूचना में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया में रही है, ईटीवी न्यूज़ 18 में रही है, अब आप एक पोर्टल से जुड़ी हुई हैं, आप लेखक भी है। तो एज अ जर्नलिस्ट इतने सालों का, मुझे लगता है 18 साल हो गए हैं एज अ जर्नलिस्ट, आप 20 साल, तो आपको क्या लगता है पहले कैसा था, अब कैसा है, और क्या हम सूचना और विचार में अंतर ला पाते हैं? देखिए, अभी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि हमारा आज का सब्जेक्ट है कौन है पत्रकार। क्योंकि हम और आप अक्सर बातें करते रहते हैं, और ये तय हुआ था कि हम लोग इसको थोड़ा और फैलाते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि कौन है पत्रकार, क्योंकि आज इतनी सूचनाओं का भंडार है, भ्रमित करने वाले इतने यूट्यूब चैनल्स हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है ये समझना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि भैया अभी बता रहे थे कि हर दौर में रहा है, वो सही बात है कि हर दौर में रहा है, लेकिन इस वक्त जो दौर है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके पास है। जब पुराने समय में टेक्नोलॉजी सबके पास उपलब्ध नहीं थी, ये क्रांति नहीं आई थी, तो सबके पास उपलब्ध नहीं थी, तो जो भी पत्र पत्रिकाएं या चैनल है वो कुछ चुनिंदा लोग थे जो आपको दिखा रहे थे। उसमें आपको तय करना था कौन सा चैनल अच्छा है, या चैनल के पहले का युग जब श्री कृष्ण भैया उन्होंने उस दौर को भी देखा है, तो उस वक्त जो पत्र पत्रिकाएं थी तो उसमें था, उसके जो विचार थे या उसमें जो सूचनाएं थी वो पब्लिक देखती थी। क्योंकि जैसा कि भैया कह रहे थे कि पहले भी पब्लिक उतनी मूर्ख नहीं थी और आज भी नहीं है। ये सही बात है कि पहले भी मूर्ख नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन आप कितने भी समझदार हैं, अगर आपके सामने हर वक्त भ्रमित करने के लिए 90 सूचनाएं प्रवाहित होती रहेंगी तो आप उसमें से 10 कितने ऐसे लोग हैं जो 10 सही निकाल पाएंगे। अगर वास्तव में मूर्ख नहीं बनते तो ये दंगे नहीं होते देशव्यापी। आप व्हाट्सएप को चेक करिए, आप यूट्यूब को चेक करिए, जिस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ रहे हैं। हम कितने भी कहें हम मूर्ख नहीं हैं, ये नहीं है, ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने का कोई साधन इस वक्त नहीं है। यूट्यूब को कंट्रोल करने का साधन नहीं है। और सवाल ये है कि कौन है पत्रकार? क्या कृष्ण बिहारी पत्रकार हैं? क्या अंतरा बोस पत्रकार हैं? या जमशेदपुर वाला भी ब्लॉगर वो पत्रकार हैं? अन्नी अमृता पत्रकार है? नेहा मैडम पत्रकारिता सिखा रही हैं वो एज ए टीचर, तो वो पत्रकार बना रही हैं कि जो अचानक से एक दिन एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और माइक लेके कूद जाता है फील्ड में, और वो पत्रकार है? ये एक सवाल है। ऐसा पहले नहीं था, पहले इतनी संख्या ही कहाँ थी। पत्रकार बनना मतलब लोग समझते हैं कोई काम नहीं, चलो पत्रकार बन गया, या कुछ नहीं कर पाया तो, और बल्कि लोग कहते थे पत्रकारिता करोगे अरे बाप रे चप्पल घिस जाएंगे, कमा नहीं पाओगे, क्योंकि तब ईमानदारी का
प्रभाव था और महत्व भी था ईमानदारी का। आज के समय में पत्रकारिता ब्लैकमेलिंग का भी साधन बन गई है। तो कौन है पत्रकार, ये हमारा मेन मुद्दा है आज का, जिसमें हमारा ये मानना है कि जो नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया है यूट्यूबर्स को लेके, इसलिए ये सवाल उठा है। और दूसरी बात जो भैया कहते हैं वो भी अपनी जगह सही है कि चरित्र जिसमें रहेगा वो निखरेगा और जिसमें चरित्र नहीं रहेगा वो नहीं निखरेगा। फिर भी एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो पहला इंजीनियर या पहला डॉक्टर हुआ होगा उसने डिग्री नहीं ली होगी, लेकिन अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए डिग्री लेनी पड़ती है। एक कायदा, कोई चीज़ का एक कायदा होता है और उस कायदे में आके कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बाउंडेशन होता है कि आप एथिक्स को भी देखें, आप इतिहास भी पढ़ें। बॉर्न टैलेंट होना एक अलग बात है। जैसे कृष्ण बिहारी मिश्र ये बॉर्न टैलेंट है, इनको सचमुच किसी संस्थान की ज़रूरत नहीं है, वो बॉर्न टैलेंट है। कोई बॉर्न टैलेंट होता है, हमें किसी संस्थान की ज़रूरत नहीं थी। मेरे अंदर वो कीड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की क्योंकि मुझे पढ़ना था। नहीं, मुझे जानना है क्या उसकी पढ़ाई में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, और हम तरीके से जानना चाहते थे तो हमने की। लेकिन अगर मैं नहीं भी पढ़ती तो मैं अन्य अमृता वैसे ही पत्रकार बन पाती, और पढ़ लिया तो थोड़ा सा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टेक्निकलिटीज़ को भी आपने जाना, टेक्नोलॉजी भी आ गई, टेक्नोलॉजीज आ गई, उसके शब्द आ गए, वहाँ जो सीखा वो एक अलग व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। लेकिन हम लोग बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन है पत्रकार। तो आप इस बात को आगे बढ़ाएं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। विचार और सूचना को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है पब्लिक के बीच, क्योंकि हम पब्लिक से बात करते हैं और मैडम जो बता रही हैं, जो यहाँ सिखा रही हैं, वो सीख करके जो फील्ड में जाएगा वो कहीं ना कहीं सावधान रहेगा, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी से पूर्ण रहेगा कि नहीं मैं अब उसमें अगर अब किसी का चरित्र दूसरा हो जाए तो सबकी जिम्मेदारी तो कोई एक टीचर भी नहीं ले सकता है। तो हम बात कर रहे हैं जिम्मेदारी की, आतिफ, और आप व्लॉगर हैं, नए ज़माने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अन्नी ने कहा कि आजकल कोई भी कैमरा और माइक लेके कूद जाता है और अपने आप को पत्रकार समझने लगता है। आप व्लॉगर हैं, आप क्या सोचते हैं और एथिक्स को आप कितना नज़र पे रखते हैं? डू यू फील कि आजकल हर कोई पत्रकार है, लेकिन एक्चुअली हम लोग एथिक्स की बात कर रहे हैं, चरित्र की बात कर रहे हैं। सो हु इज़ अ जर्नलिस्ट एंड व्हाट एथिक्स डू यू फॉलो? ऐसा कहना है ना कि बोलते तो सबको ये पत्रकार है आपस में, ट्रेडिशनल वे में जो करते हैं, बट अभी का जनरेशन जो कर रहे हैं सोशल मीडिया में तो काफ़ी एक्टिव है। अभी हमारे जो जनरेशन में जो लड़के हैं जो भी कर रहे हैं तो वो सब कुछ जानते हैं कि कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, क्या चीज़ को हम लोग को सॉफ्ट दिखाना चाहिए। तो और ये बहुत अच्छा मीडियम मुझे लगता है कि जब मैंने ज्वाइन किया ऐसे तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस लेवल तक आऊँगा या फिर कुछ मेरे कंटेंट लोगों को पसंद आएंगे। तब मैंने इस पर काम किया और अपना एथिक्स को, जैसे आपने बताया, वो मैं सही रखा कि मुझे एक सही गाइड में जाना है, एक सही दिशा में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। और अभी लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अभी मेरा भी जितना फॉलोअर्स है तो उससे डिपेंड करता है कि लोग मेरे अच्छा समझ रहे हैं, इसलिए मुझे इस चीज़ में मौका दिया है। तो आपको क्या लगता है कि लोग, आज की जो जनरेशन है, वो अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं कि वो डोपा हिट जो बोलते हैं, डोपामाइन हिट, वो चाहिए होता है, या फिर उनको सच्चाई की खोज है? मतलब सच्चाई की खोज बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं है, अभी भी लोग हैं जो सच देखना चाहते हैं कि जो चीज़ एक्चुअल चीज़ है वो चीज़ दिखाओ। तब हर कुछ में मसाला लगाकर दिखाना वो बाकी मीडिया वाले करते ही है। तो ट्रेडिशनल मीडिया से आप बोल रहे हो वो बिना मसाला का वो कुछ भी चीज़ नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग का वही इंटेंशन रहता है कि हमेशा आप सच दिखाओ, जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करेंगे फॉलोअर्स कि आपको कितना फॉलो करते हैं, कितना चाहते हैं। ओके, तो मिश्रा सर, फॉलोअर्स अभी भी अच्छे कंटेंट खोजते हैं और न्यूज़ चैनल भी ड्रामा करते हैं, डिबेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया या टीवी के भी, ब्रॉडकास्टिंग में भी जो गाइडलाइंस होना चाहिए, क्या वो है ऑलरेडी और नहीं है, स्पेशली यूट्यूब वगैरह में, तो कैसे गाइडलाइंस आने चाहिए? अभी तो सरकार, केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान गया है और हमें लगता है कि केंद्र सरकार कुछ इस पर विशेष रूप से गंभीर भी है और वो जल्द ही आपको वो कानून देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये उत्तर देने के पहले कुछ कहना चाहता हूँ। फिल्म वेलकम देखी है? उसमें देखिए कि 3 भाई 4 भाई गुंडे होते हैं और अपने एक प्यारी सी बहन के लिए, बहन की शादी के लिए कैसा मतलब वो अच्छा वर्ड खोजते हैं। ये उदाहरण है, एक उदाहरण है कि एक गुंडा भी जो है अपनी बहन के लिए एक अच्छा वर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिल्म की बात मैं कह रहा हूँ। और फिल्म एक दर्पण है, समाज का दर्पण, जो समाज में घटित होता है वही दिखाता है। और आपको मैं लिए चलता हूँ, नदिया के पार का नाम सुना है? जी जी। उसमें कितने पैसे लगे भाई?
राजश्री प्रोडक्शंस वालों ने बनाया था, ताराचंद बरजात्या जी की पिक्चर थी, नदिया के पार। सभी लोगों ने देखा हो, कौन नहीं देखा? तो मैं एक उदाहरण दिया कि अच्छी चीज़ों को हर कोई देखना चाहता है, हर लोग अच्छे भोजन चाहते हैं, सुस्वादु भोजन ही, जो रुचिकर भोजन होता है उसे ही ग्रहण करो। उसी प्रकार से समाचार के क्षेत्रों में भी, और वो अच्छा पत्रकार है, वो अच्छा लिखता है, वो बहुत अच्छा संत है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे बोलते ही नहीं है, वो करके भी दिखाते हैं। एक फिल्म बनी थी दोस्ती, जिसको राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई पुरस्कार दिए थे। उसका एक 2 मिनट का मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो उसका वर्णन करता हूँ। माँ देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या है रे? अरे ये तो लगता है कप जीता है। हाँ माँ, फुटबॉल में मैंने कप जीता है। अरे माँ तुम्हारे तो बुखार लगे हुए हैं। हाँ छोड़ दो ना, बुखार लगा हुआ है, तुम उस कप को बाहर रख दो। माँ देखना, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो खूब पैसे कमाऊंगा, और पैसे जब कमाऊंगा तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। अरे मारगोली, इतने पैसे की मैं क्या करूंगी? कोई माँ पैसे चाहती है क्या? तो बोलो ना माँ, तुम क्या चाहती हो? अरे हर माँ चाहती है कि उसका बेटा राजेंद्र प्रसाद बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, गांधी बने, नेहरू बने। तो यह भारत है। इस देश की माँ कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे में राजेंद्र प्रसाद ही देखना चाहेगी, लाल बहादुर शास्त्री ही देखना चाहेगी, भगत सिंह देखना चाहेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ का जो जनमानस है वो पराड़कर देखना पसंद करेगा, गणेश शंकर विद्यार्थी देखना पसंद करेगा, वो गुप्त देखना पसंद करेगा, वो राष्ट्र धर्म का संपादक अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व देखना पसंद करेगा। चिरपुट टाइप का व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, न उसके संबंधित बात करना पसंद करेगा। अंतरा जी स्पष्ट मानना है, जो इस परिक्षेत्र में आना चाहता है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हरिवंश राय बच्चन ने उनके लिए स्पेशल कविता लिखी है। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकें में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनको पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटू ही बाट की पहचान कर ले। जो पत्रकारिता के परिक्षेत्र में आना चाहता है, जो पत्रकार बनना चाहता है, वो कैसा पत्रकार बनना चाहता है, उसके लिए कई विकल्प हैं। जाओ उन विकल्पों को चुनो और जा कर के वैसा बनने की कोशिश करो, और नहीं तो उनसे भी बेहतर बनने की कोशिश करो। क्या किसी पथ की बात करते हो? मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन अब उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ तो एक डकैत भी हुआ जो बाद में जाकर के रत्नाकर हुआ, उसके बाद जाकर के वो वाल्मीकि बना, और उसके मुख से पहली कविता निकलती है, माँ प्रतिष्ठात्म गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधिकाम मोहितम, और रामायण की रचना कर डाली। यह भारत है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर पत्रकार बनना है तो बनो ना, गांधी बनो, बनो मूक नायक का संपादक बनो ना, अम्बेडकर बनो ना, तुमको किसने कौन रखा है। लेकिन तुम जब पत्रकारिता की आड़ में किसी संस्थान से डिग्री लेकर के और तुम सिर्फ अपनी सोच रखते हो, तो तुम अपने साथ न्याय कर रहे हो, न तुम उस संस्थान के साथ न्याय कर रहे हो, न तुम अपने परिवार के साथ न्याय कर रहे हो। तुम एक नंबर के बदमाश हो, तुमसे समाज को खतरा है। क्योंकि एक स्लाइड्स पहले फिल्म में दुनिया में चला करता था, मैं जब सिनेमा देखने जाता था तो साफ उसमें एक लिखा रहता था, ना यह है हिंदू न यह है मुसलमान, झूठी अफवाहें फैलाना यही इसका काम, इससे रहो सावधान। तो मेरा मानना है कि जो पत्रकारिता के नाम पर जो बूम उठाकर और उसके साथ अन्याय करता है, वही सबसे बड़ा पत्रकारिता का दुश्मन है। लेकिन भैया अभी चूंकि ये गपशप है, हम लोग इसमें इंटरप्ट कर सकते हैं, तो विद पूरे रिस्पेक्ट के साथ हम इंटरप्ट करें। आप बातें जो कर रहे हैं वो सही है, और हम लोगों ने इसी तरह से पत्रकारिता की है। हमारे सीनियर रहे हैं ये, और हम लोगों ने सीखा है, मैंने भी वैसे ही पत्रकारिता की है। लेकिन क्या आपने कभी 20 साल में कभी मुझे देखा, मैंने इतने बड़े बड़े खुलासे किए, क्या कभी व्यक्तिगत आक्षेप किया? क्या कभी मेरे मुँह से ऐसे शब्द निकले जिसको आप कह सकते हैं कि वो गरिमापूर्ण नहीं है? तो हम जो
तो बात कर रहे हैं कि गांधी जी और ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? जैसे बिना नाम लिए, चूँकि हमें किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना इस डिस्कशन में, अभी एक यूट्यूबर जेल भेजे गए हैं। हमने उनकी एक रिपोर्ट देखी, झारखंड में एक बच्ची को जला दिया गया था, आप सभी जानते हैं वो काफ़ी घटना। उस बच्ची के घर के आगे से खड़े होकर वो यूट्यूबर कह रहे थे कि यही है वो मनहूस घर जहाँ की बच्ची को ऐसे जला दिया गया या जो भी घटना हुई है। मैंने कभी भी किसी भी क्राइम के सीन में, क्राइम की घटना को कवरेज करते हुए उस लोगों को कभी इतना असहाय नहीं कहा। मतलब कौन देखेगा कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मनहूस घर है, आप उसको पीड़ित घर कह सकते हैं। आपको उसकी पीड़ा को बढ़ाना नहीं है, आपको उसको न्याय दिलाना है। तो शब्द का चयन, शब्द पे कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है, और उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो आप जो कहते हैं ना कि लोग चुन लेंगे कौन अच्छा है कौन, ये एक आइडियल बात मुझे लगती है, क्योंकि लोग नहीं चुन पा रहे हैं। और इसलिए आज ये डिस्कशन हो रहा है। तो हम चाहेंगे, नेहा मैम है, आप हैं, आप जैसे लोग इसमें कुछ सजेस्ट करें हमारे इसके माध्यम से। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी नेहा मैम से कि बात बिगड़ी कहाँ? मतलब टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एथिक्स भी तो है, लेकिन बात कहाँ बिगड़ी? हाँ, अंतरा बात इसलिए बिगड़ी है क्योंकि आप जब पत्रकारिता करते हैं ना, तो उसके साथ साथ तकनीक का विकास बहुत मायने रखता है। मतलब ये कि पहले कोई घर घर जाकर लोग बताने वाले थे, उस तरह से सूचनाएं जाती थीं। उसके बाद जब लेखनी आई तो कागज़ के माध्यम से जाने लगी, समाचार पत्र आए, रेडियो, टेलीविज़न, पूरी जर्नी हमको पता है। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है, जो आपने शुरुआत में कहा था कि उसने इंडिविजुअली एक एक आदमी को इक्विप्ड बना दिया है। अब अंतर यहाँ है कि जब आप एक फॉर्मल पत्रकारिता करते हैं, किसी बड़े संस्थान से जुड़कर करते हैं, तो उसके पास ये ताकत होती है कि वो गेट कीपिंग करता है। वहाँ संपादक होते हैं बैठकर, जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी सूचना आगे जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है, एक व्यक्ति पे नहीं है, बल्कि पूरी उस न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन टीम होती है जो ये डिसाइड करती है कि सोसाइटी के लिए घातक हो सकता है, और उसके बाद फिर सूचनाएं हम तक छन कर आती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा समस्या ये है कि एक तो आपके पास वो कैपेसिटी है, वो तकनीक है मोबाइल के माध्यम से। दूसरा ये है कि आप खुद सिटीज़न जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तीसरा ये कि गेटकीपर को ईमानदार होना ज़रूरी था, कि वो जनता का हित तो देखता, बिल्कुल उसका प्राइमरी एजेंडा वो होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह वो राजनीतिज्ञों का देखने लगे। उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारी सूचनाएं जो छन छन कर आने लगी इधर उधर से, उसमें पाठक वर्ग अपने आप को ठगा महसूस करने लगा। उसे लगा कि जो जानकारी उसे होनी चाहिए थी वो नहीं है, और उस हिसाब से फिर सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो आगे बढ़ता चला गया। लोग पत्रकारिता में आते गए। पहले हमें सूचनाओं की आंधी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमें ऐसी बातें पता चल रही थी जो अब तक छुपी रहती थी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा वो आंधी भी बनाई जा रही है। अगर नेचुरल होती तो भी अच्छी बात थी। मुझे 3 दिन पहले ही मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था। उसने कहा मैंने मैम दिल्ली जाते ही एक यूट्यूब ज्वाइन किया था, लेकिन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले मैं जब जाता था वो सुबह में मुझे एक कहानी कहने के लिए कहते थे, जो सच्ची ना भी हो तो भी मुझे कहनी थी। जैसे मुलायम सिंह, जब वो नहीं मरे हैं, कोई औपचारिक सूचना नहीं आई है उनके निधन की, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि आप एक यूट्यूब में बनाकर डाल दीजिए, लोग देखेंगे, क्योंकि जितना पहले आप ये कहेंगे तो लगेगा कि हम ही सबसे पहली खबर दे रहे हैं। और कोई देखने वाला तो है नहीं, कोई तो चेक करने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये जो हम जमाने में रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रूथ। कि कौन पहले ब्रेक करता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी था अंतरा, ये तो हमारे समय में था ही। चैनल्स जब आ गए भैया तो बहुत पहले से काम करते हैं, लेकिन तो चैनल के समय तो फिर भी एक देखने वाला है ना। मान लीजिए आपका संपादक है, वो गलत है सही है जो भी है, लेकिन कम से कम झूठ खबर तो पहले नहीं करेगा। और अगर ऐसा करते थे तो उस वक्त भी क्रिटिसाइज होता था उन चैनलों का, है ना। जब भूत की कहानी और स्वर्ग का द्वार, ये सब दौर हम लोग, मीडिया ऐसे नहीं गिरा है, बहुत धीरे धीरे करते करते। सुनहरा दौर कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। गिरा कैसे? अब इस पर आइए। हाँ, यही तो जब सवाल है। आप छोटी छोटी भूल करते चले जाते तो वही छोटी छोटी भूलें बड़ी होने लगती। जैसे बहुत अच्छी बातें नेहा जी ने कही कि कुछ बातें छुपने लगी और कुछ लोग छिपाने लगे, तो लोगों को लगा कि भाई ये चीज़ तो हमारे पास आना चाहिए था, हमारे पास आया नहीं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास जाने लगी बातें। अब सोशल मीडिया में भी ऐसे चालाक लोगों की नज़र पड़ी कि अरे लोग सोशल मीडिया की बातों को समझने लगे। तो चालाक लोग जो अखबारों में बैठ करके, चैनलों में बैठ करके, बड़े बड़े मठाधीश, जगतगुरु शंकराचार्य टाइप के लोग बैठ गए थे और जो समाचार छिपाते थे, उन लोगों ने का ध्यान वहाँ क्या करे, वहाँ पर भी जाओ और वहाँ पर भी इस प्रकार से मठाधीशी चलाओ और नाना प्रकार के प्रपंच रचो और कहो कि जो अधिकार हमारा वहाँ है वही अधिकार यहाँ भी। यही हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों की चल भी नहीं रही है। अब जैसे
आप कितना भी उड़ने की कोशिश कीजिए, आप एक सीमा है आपकी उड़ने की। तो जो गलत लोग हैं उनकी भी एक सीमा है और जो अच्छे लोग हैं उनकी भी सीमा होती है। और मैं फिर कहूँ कि राम और रावण हर युग में रहा है, कृष्ण और कंस हर युग में रहा है, केवल उसका मॉडिफिकेशन होता है, रूप बदल जाता है। ये क्या नहीं लगता तो है कि ये एक मिनट अन्नी, हाँ, जी। तो ये लड़ाई जारी रहेगी और इसी से कुछ न कुछ क्षण कर आएगा। अब हम लोग इस विषय पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं ना, तो क्यों बात कर रहे हैं? कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से तो दर्द निकला है, वो दर्द अंतराज जी तक पहुंचा है और अंतराज जी से लेकर के पहुंची है। सब तक पहुंचा है, बिल्कुल सब तक। तो ये इस पर चर्चा चली। अब ये लोग देखेंगे, तो जो लोग देखेंगे उनके मन में भी ये बात आएगी कि हम क्यों ना इस गंदगी को दूर करें। तो इस गंदगी का दूर करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? पहली बात कि बहुत सारे अभी भी छोटे छोटे गांव में जाकर के देखा, अभी भी बड़े बुजुर्गों की बात लोग समझते हैं। तो जो वहाँ की जो पंचायतें हैं, जो गांव की पंचायत या हमारे परिवार में जो प्रधान हमारे यहाँ कौन, हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं, वो अच्छी बातों की उनकी समझ होती है। हम उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। पहली बात कि हम लोग तो अपने माता पिता को भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आजकल के जो नई जो जनरेशन आई है, तो स्कूल और बड़े बड़े संस्थान की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि आज भी बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, छोटे छोटे संस्थानों में भी अच्छे लोग हैं, गांव में मोहल्ले में अच्छे लोग हैं। बस उनको थोड़ा सा जगाने की कोशिश है कि देखो अगल बगल में कोई चालाक आदमी है तो उस पर थोड़ी सी नज़र रखो और उसकी चालाकी को जो है थोड़ा सा डाउन करो और लोगों को बताओ कि ये जो बोल रहा है वही सही नहीं है, ये सही है। लेकिन तो सर आप बोल रहे हैं सच्चे लोग, ठीक है, तो सच्चे लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है वो भी एक क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि कोविड के बाद बहुत मीडिया सबकी खबर दिखाता है, लेकिन मीडिया अपनी खबर तो नहीं दिखाता है। कितनी नौकरियां गई, कितना कुछ, तो पोर्टल्स बहुत आ गए हैं अभी, ठीक है। हर पत्रकार समझता है कि मैं अपना पोर्टल, आप भी चला रहे हैं, हम लोग भी चला रहे हैं, अन्नी भी एक से जुड़ी हुई है। लेकिन इसको आने के बाद जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म बोलते हैं, जो अच्छे पत्रकार जो अपना कुछ करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिलता है? और फाइनेंस के बिना एक कोई भी स्टार्टअप कितना सस्टेनेबल हो सकता है? जीवन तो रोजगार से चलेगा ना। हाँ। तो हम पत्रकारिता जो है उसको एक रोजगार देने में क्या असफल रहे? तो वो सिर्फ एक समाज आंदोलन के तो तौर नहीं पे है, या वो एक सरकार के रोजगार तौर भी पे? है। तो उसका जवाब हमारे पास है। जब हम दुनिया में आए थे तो मैं तो सीधे बतला देता हूँ, हमने कोई प्रबंधन का वो डिग्री लेकर के नहीं आया था। नेहा जी, मैं सही में कर रहा हूँ। मेरी माँ ने जन्म दिया, बढ़िया से भगवान ने जो उस वक्त हमको चाहिए बढ़िया से पोषण प्राप्त हुआ। बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भरण पोषण किया और उसके बाद धीरे 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 हम आगे बढ़े। आप इसी का केवल बहाना बना करके आप समाज को पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आप लोग कितना प्रयास कर रही थी इसी कार्यक्रम के लिए, कोई मिला ना? आगे बढ़िए तो मिलेंगे लोग एक से एक। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। नेहा जी, आप याद करिए, आपने पढ़ा होगा, महाराणा प्रताप के पास कितनी तंगी थी, लेकिन भामाशाह आगे आए ना और बोला ना, अरे सारी दौलत आप पर कुर्बान है, और सारा का सारा दौलत भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दिया कि नहीं? तो महाराणा प्रताप बनने की कोशिश तो कीजिए। एक से एक भामाशाह आपके सामने अगर लाइन लगा करके खड़े नहीं हो गए अंतरा जी, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी आपके पास इतना बल तो होना ही चाहिए कि उस बल के आधार पर आप स्वयं को खड़ा कर सके। आप स्वयं खड़ा होने की ताकत नहीं है और कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल। तो सब चीज हम ही सोचेंगे और सरकार तो बस मीडिया को दबाने में लगी है। सरकार तो फिर कौन है पत्रकार? नहीं, तो ये बचने का बहुत अच्छा उपाय है। सरकार करेगी, कमाल की बात है। हम बच्चे पैदा करें और सरकार हमारे लिए नहीं सरकार चलने नहीं देगी ना। आप कह रहे हैं यूट्यूब पे भी बैन लगेगा। नहीं, मैं फिर अन्नी समझ रही कोशिश मैं कहना, आपकी भी यूट्यूब पे बैन लगेगा अगर आप खोलेंगे तो आप देख लीजिएगा जो सिचुएशन है। आप ये सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, बहस नहीं है, मतलब सिचुएशन। आप प्रश्न कीजिए, अच्छा लगता है, क्योंकि प्रश्न करिएगा, बहस करिएगा, तभी उत्तर निकलेगा, तभी कुछ दधी मथी घृत काढ़ली उटारी नहीं छोई, तभी होगा। मैं कह रहा हूं, हम पर आप जितना जुल्म करिएगा तभी हम निखरेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ तभी वो निखरे। गांधी पर चलती ट्रेन से अगर गांधी को नहीं फेंका गया होता अन्नी, तो गांधी नहीं होते।
गांधी को गांधी बनाने में वो चलती ट्रेन से फेंकने वाले उस ब्रिटिश अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है। उसके अंदर जगाया आत्मबल और गांधी कहां से कहां तो पहुंच उनका गए। बोलने का मतलब है कि एडवर्सिटीज जो होता है हमें निखारता है। हाँ। तो नहीं, वो सब सही है, वो हम लोग भी निखरे हैं। हमारा अरे भाई, सवाल ये है कि चाणक्य कौन ने है कहा, पत्रकार, बिहार के किसको राजधानी पत्रकार माना जाए। अन्य जी बिहार के राजधानी पटना में एक चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य ने एक श्लोक लिखा यथा चतुर्भी कनकम पृक्षते निर्घष्ण तापछेदने ताड़ने तथा चतुर्भी पुरुषम पृक्षते त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। उस वक्त चाणक्य के समय में कंप्यूटर तो था नहीं कि वो कंप्यूटर में सोना को रखते और पता लगाते थे कि सोना है कि चांदी है कि हीरा है कि पन्ना है कि तांबा है कि पीतल है। तो उस समय सोना को 4 प्रकार से परखा जाता था, छेद करके, पीट करके, गरम करके और घिस करके। चाणक्य ने कहा कि सोना को 4 प्रकार से परखा जाता है। उसी प्रकार किसमें कितना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब मर्द नहीं, पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुषार्थ। तो उसके अंदर कितनी त्याग की भावना है, उसके अंदर कितना गुण है, कितना मर्यादा है, कितना कर्म है। तो ये 4 चीज़ से परखे जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ही लिखती हैं, कोई सुभद्रा कुमारी चौहान कोई पुरुष नहीं है, महिला है। वीरों का कैसा हो वसंत, वही पूछ रही है वीरों का कैसा हो वसंत। और वही सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी लिखती है, यह कदम का पेड़ अगड़मा होता है जमुना तीर। और वही चाणक्य की कथन जो है महाराणा प्रताप में भी दिखाई पड़ता है। त्याग, मर्यादा, गुण और कर्म का समन्वय महाराणा में होता है। तो भामाशाह लोग आते हैं, लीजिए यही गांधी जी जो क्रांति करे तो उस समय उनको पैसे की जरूरत नहीं थी क्या? लेकिन उस समय भी लोग आए ना, गांधी जी चिंता मत करिए, आप आंदोलन करिए, हम पीछे पीछे हैं। तो अंतरा जी बस नहीं, हम लोग अभी की बात करेंगे, उस वक्त मैं अभी की तो बात कर रहा हूं। मैम अभी की जो सिचुएशन है, सब ना अभी सब भी मेन स्ट्रीम में नहीं है। एक चीज आपने ध्यान दिया, आप भी अब मेन स्ट्रीम में नहीं है। हाँ। मैं नहीं हूँ, अंतरा नहीं है ना। हबीब हैं, ये नए उभरते व्लॉगर हैं जो अब नए ज़माने में जो नए बच्चे आ रहे हैं। तो इसका मकसद इस गपशप का ये कभी भी नहीं है कि जो नए लोग आ रहे हैं हम उनको गलत कह रहे नहीं। हम भी उसी माध्यम में कूद पड़े, हम भी अब यूट्यूब पे ज़रूर, हम भी अब वेबसाइट पर हैं। हमारा सिर्फ यही है कि हाँ कौन है पत्रकार, ये कैसे समझ में आएगा जब इतनी भ्रमित करने वाली चीज़ें आसपास मौजूद है। और पत्रकारिता एक ऐसा मुकाम बन गई है जहाँ आ करके आप घर नहीं चला पा रहे हैं, आपको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये भी एक वजह है क्या? इस वजह से ये सेक्टर जो है ये ब्लैकमेलिंग और ये सब क्यों होगा? अगर एक कंपनी के तौर पर ये प्रतिष्ठापित रहेगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं तो फिर कंपनी के तौर पे स्थापित होने के लिए बाकी सेक्टर को जो सपोर्ट मिलता है, या तो हम ही इतने मजबूत हो जाएं कि हमें सरकार की ज़रूरत ना पड़े और हमें ये भाषण भी ना देना पड़े। क्योंकि जब आप एक बढ़िया प्रतिष्ठान बनेंगे तो आपकी एथिक्स भी होंगे। आज टाटा का एथिक्स का हवाला दिया जाता है ना, टाटा एक कंपनी है बड़ी, टाटा और बिरला, अंबानी, इसमें सबसे ज़्यादा एथिक्स के मामले में टाटा का ही नाम आता है ना। क्यों? कहीं ना कहीं उसका एथिक्स मजबूत है। आज भी वहाँ बेईमानी करने वालों को प्रश्रय नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें मीडिया में नहीं हो पाई हैं। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है कौन है पत्रकार। उसके भी मूल में चरित्र ही है। हाँ, टाटा ने अपने चरित्र बल को इतना मजबूत किया कि टाटा आज भी टाटा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए। एक उर्दू में शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमको तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, हमको तो पत्रकारिता नहीं। मान लीजिए कि आप एक चैनल शुरू करना चाहते हैं ताकि उसको देख के लोग कौन है पत्रकार समझ पाएं कि पत्रकारिता दरअसल होती है। आप कर रहे हैं, एथिक्स पे बेस कर रहे हैं, आप वेबसाइट चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि क्या चैनल चलाने का अधिकार नहीं है किसी को? कैसे चलाएगा? पैसा कौन देगा? फिर पैसा लगाने वाले फिर वही लोग जिनके पास 2 नंबर पैसा है। ऐसी परिस्थितियों में कौन इस परिस्थिति में कि हम बच्चों को क्या बोलते हैं और आप क्या सोचते हैं? अच्छा, इस वजह से ही कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हम लोग को भी प्लेटफॉर्म मिला कि जो भी पत्रकारिता पहले करते थे ट्रेडिशनल वे में, वो लोग हर न्यूज़ कवर नहीं कर पाते थे। वो मसाला वाला न्यूज़ ही मिले या फिर कुछ ऐसा टॉपिक मिले उन पे वो कवर करते थे। बहुत सारा ऐसा टॉपिक रहता था जो गाँव के
एरियाज में रहते थे वो लोग कवर नहीं करते थे, या बहुत सारा ऐसा न्यूज़ था जो मतलब दिखाना चाहिए बट वो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नहीं दिखा पाते थे मीडिया वाले। तो ये लोग हम लोग काम किए, ऐसा यंग जनरेशन जो आकर ये सब चीज़ आवाज़ उठाए, बिल्कुल, तो हाँ। बहुत जल्दी ये सब लोगों में स्प्रेड हुआ, इसलिए लोग हमें पसंद करने लगे। और आज के जितनी भी जनरेशन से वो प्रीफर करते हैं कि यार एक यंग कोई हो हमारा जो आवाज़ उठाए, हम लोग को सच दिखाए। तो आतिफ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो बोलते हैं ना, पत्रकारिता वो नहीं है कि सिर्फ दिखाया जाए, ऐसे भी कई न्यूज़ होते हैं फॉर द लार्जर इंटरेस्ट जो नहीं दिखाना चाहिए। तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे भी बहुत सारे कंटेंट सोशल मीडिया में आते हैं जो देश के लिए या लार्जर इंटरेस्ट में नहीं हो, लेकिन उसमें कोई बंदिशें नहीं होती हैं? आप सही बोल रही है चीज़, बट मुझे ये चीज़ लगता है ना, वो टॉपिक्स कहाँ से आए? वो टॉपिक्स यहाँ से है जब लोग ग्रो करने लगे सोशल मीडिया में, हमारे जैसे जनरेशन, तो फिर बाकी ये मीडिया जो ट्रेडिशनल थे वो लोग उनसे कनेक्ट किए, या फिर वो अपना स्टार्ट किए कि यार हम लोग को तो अब न्यूज़ में कोई देखने वाले नहीं है, सब लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना इस पर कूद जाए, हम लोग क्यों ना अपना रखे इस पर, और हम लोग भी उसमें मसाला लगाकर वही कंटेंट यूट्यूब में जाए, जैसे ज़्यादा व्यूज़ मिले, उससे हमारा रीच भी बढ़े। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। तो परमाणु को बम के तौर पे यूज करना है या उसकी ऊर्जा को हमको उससे ऊर्जा को बर्बाद यूज करना है। करना है बिजली या अन्य चीजों में, ये तो कैसे होगा, यही तो मैं चिंता का विषय है। इसी पे जी मैं अपनी बातचीत रखना चाह रही थी। किसी भी माध्यम के आने के बाद आप पीछे नहीं जा सकते। आप कहें कि नहीं टेलीविज़न का दौर अच्छा था, हम सोशल मीडिया नहीं अपनाएंगे, या टेलीविज़न जब आया तो आप कहें कि नहीं हम रेडियो के दौर पर टिके रहेंगे, हम टेलीविज़न नहीं अपनाएंगे। तो सोशल मीडिया आ चुका है, ये हकीकत है, ये हम सबको समझ लेना चाहिए। और ये ताकत भी हर आम आदमी को मिल चुकी है कि वो एक पत्रकार के तौर पर या एक ब्लॉगर के तौर पर या एक व्यक्ति जो कह सकता है अपनी बात, उसके तौर पर वो उसको एक अधिकार मिल चुका है। तो अब इसमें बेहतर क्या हो सकता है, इसको सोचना और समझना ज़रूरी है। अगर हम मिश्रा जी की बात को माने तो ये है कि अगर आप बहुत सच्चाई से अपनी बातें रख रहे हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, तो देर सवेर ही सही आपकी बात सुनी जाएगी, सराही जाएगी और आपको एक समाज में सराहना भी मिलेगी। और अगर आप झूठी बातें करते हैं तो हो सकता है कि एक दो आपके हिट हो जाएं एपिसोड्स, लेकिन लोगों को समझ में आएगा कि ये गलत है। दूसरी बात ये भी है कि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पहले जो एक मठाधीशी जिसके बारे में आपने जिक्र किया, पूरे मेन स्ट्रीम की थी कि जो हमने दिखा दिया वही समाचार है। तो अब एक लोकतंत्र के दौर में वो भी दौर ख़त्म हो रहा है। आप नहीं दिखाएंगे, कोई और दिखा देगा। और अगर एक बार यूट्यूब में आएगा या सोशल मीडिया में आएगा तो लोग सवाल करेंगे कि क्या हुआ था कि नहीं, और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हमने नहीं दिखा के गलती तो नहीं की है। तो इसलिए सोशल मीडिया की अपनी एक ताकत है, उस ताकत को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि जिस अच्छे दौर की बात हम कर रहे हैं उस दौर में हो सकता है कुछ लोगों की और कहानियाँ हों। इसीलिए जब अभी हिस्ट्री रीराइट की जा रही है, जो हमें नहीं पता हो, अभी आ रहा है, लगने लगा है, वो सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो हमारे पास अल्टरनेटिव वॉइसेस होती, ठीक है, एक गांधी जी की कहानी होती, गांधी जी के इतर भी एक कहानी हो सकती थी। तो वो सारी चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ताकत मिली है पत्रकारिता को। और ये अब समय के साथ, क्योंकि एक थोड़ा सा संक्रमण का काल है, समय के साथ ये चीज़ें भी छनकर सामने आएंगी कि क्या इसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्या नहीं। जैसा आप कह रही थी कि पहले सरकार ने पहले दौर में ये किया कि आपको कहा कि आप रजिस्टर करवाइए। अब जब उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन का दौर चला लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये सारे लोग यूट्यूब चलाते हैं, तो अब वो धीरे धीरे एक रेगुलेशन भी लाने की कोशिश में है। और इस समय हमारा समाज इतना परिपक्व नहीं दिखता, जिसकी चिंता आप लोगों ने जाहिर की थी कि अगर दंगे नहीं हो रहे होते, इतनी अगर हमें समझ होती कि भाई ये फॉल्स भी हो सकता है। तो बहुत सारे आप खुद गूगल इनिशिएटिव से जुड़ी हुई हैं, तो फैक्ट चेकिंग है और इस तरह के क्रॉस ऑडिट। पहले तो ये था कि सोशल मीडिया में जो दिखाया वो झूठ हो ही नहीं सकता। हमने व्हाट्सएप में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी बोल दिया गया है इनफैक्ट। लेकिन अब ये चेतना लोगों में आ गई है कि नहीं भाई ये सारी चीज़ें अगर हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, हमें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। ये चेतना बहुत ज़रूरी थी समाज में, और इसी से मुझे लगता है नहीं कौन पत्रकार हैं और कौन नहीं, इसके बारे में लोग स्वयं निर्णय करने लगेंगे। और ये वैकल्पिक पत्रकारिता जिसे आप कहें या आप ये कहें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आपने कहा, ये इस समाज में होना ज़रूरी था ताकि सारी वॉइसेस हमको मिलती रहें। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं,
10 तरह की आवाज़ें मिलना और उसके बाद फिर हमारा एक विचार करके अपनी राय बनाना किसी चीज़ों के बारे में, वो हमको राजनीतिक सामाजिक रूप से परिपक्व बनाएगा। और मुझे लगता है कि समय के साथ हम खुद पत्रकारिता, असल पत्रकारिता को समझने लगेंगे और पत्रकारिता को अपने आप भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। मैं कई प्लेटफॉर्म्स में कह चुकी हूँ, यहाँ भी कहना चाहूँगी कि जब हम पत्रकारिता पढ़ाते हैं पिछले 20 साल में, 25 साल में, उसमें एक विशेषता हम ये पढ़ाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समाचार होता है। तो हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं समाज में कि कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। अब आप देखिए कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट ही ढूंढ रहे हैं, जब आप विरोधाभास ढूंढ रहे हैं, जब आप कहीं गड़बड़ है वो ढूंढ रहे हैं, तो आपकी नज़र हर गड़बड़ पर ही पड़ती है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं जो सब कुछ सही चल रहा हो। तो आप वही देखना चाहते हो जो आप देखना वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। बार बार गड़बड़ दिखाएंगे तो दिमाग में गड़बड़ ही जाएगी, है ना। आप नेगेटिव दिखाएंगे तो दिमाग में नेगेटिव, तो आपको लगता है कि शायद समाज में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन हमारा जो कहना था मैम, जैसे अन्नी ने बोला और सर बोल रहे थे कि एक जो सच्चे लोग हैं उन्हें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, लोग घर भी चलाते हैं और बहुत पत्रकार ऐसे हैं जो बहुत मुश्किलों से जूझते हैं। तो जब या तो इंस्टीट्यूट की बात करें, जो हम भी बात करें, तो वो जो लाइफ बिताना एक होता है वो एक चैलेंजिंग हो गया आज के समय में। मैं अंतरा आपका दर्द समझती हूँ और आपका दर्द इसलिए और बेहतर समझती हूँ क्योंकि पिछले 25 साल से हमारे स्टूडेंट्स इस फील्ड में जा रहे हैं। कई बार वो बहुत अच्छा करते हैं, कई बार उनको शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पत्रकारिता में कोई रूटीन नहीं होता है। स्पेशली अगर आप अखबारों में काम कर रहे हैं तो रात 3 बजे आप घर लौटते हैं, तो और आपकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं होता है। तो निश्चित रूप से ये तो मतलब सरकार से भी मेरा आग्रह होगा कि जिस तरह की मिनिमम वेजेस की बात हम करते हैं कि एक संस्थान में अगर कोई काम करता है तो उसकी एक सैलरी होती है, उसी तरह से, हालांकि आपको पता होगा कि बीच में बहुत लंबा दौर चला है, एक आयोग बना, आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने लागू भी कर दिया। तो अभी तक प्रैक्टिकली लागू ही नहीं है, वो लागू हो नहीं पाया है और उस मामले में कोई कुछ नहीं बोलता है। और मैं समझती हूँ कि पत्रकार अगर खुद बोलने जाएंगे तो उनके लिए परेशानी का सबब बनता है। वो अपनी बात नहीं कह सकते, पूरी दुनिया की बात कहते हैं। तो ये उसमें मुझे लगता है कि हमारे जैसे मीडिया इंस्टीट्यूट तो क्या मैम और सर दोनों से, जो कि दोनों वरिष्ठ हैं और बहुत अच्छे से आप लोग समझाते भी हैं चीज़ों को, मेरा एक सवाल है, क्या पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है कि कौन है पत्रकार, यानी वही पत्रकार है जिसको रोजी रोटी की चिंता नहीं और तभी वो ईमानदारी से पत्रकारिता कर पाएगा, यानी कि उसके पास कुछ एक ऑल्टरनेटिव साधन है, वो घर से मजबूत है और खूब क्रांति करे, क्योंकि इस पत्रकारिता का मतलब ही है सत्य दिखाना। तो क्या यही विरोधाभास इसको रोजगार परक नहीं बनने देता है और इसलिए ये सवाल खड़े होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि अगर आप इस तरह से डिफ़ाइन करती हैं पत्रकार को, तब तो उसका मतलब ये है कि हम अच्छे टीचर नहीं हैं क्योंकि हमको तनख्वाह मिलती है। हाँ, कोई अगर कॉरपोरेट में काम करता है, अगर उसकी एक पे स्केल तय है, तो इसका क्या मतलब मान लिया जाए कि वो भ्रष्ट है, क्योंकि उसने तो अपने घर को बेचकर उसको सत्य नहीं दिखाना। हम पत्रकारिता की बात करें, पत्रकारिता सत्य है, मैं आपके उस पर भी आ रही हूँ। पत्रकारिता ही केवल समाज के लिए सबसे उत्तरदायी या मिशन है, ऐसा नहीं है। हर आदमी समाज में जहाँ भी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर उसके पास रोज़ी रोटी की निश्चिंतता होती है तो वो अपना काम और निर्भीक होकर बेहतर तरीके से कर सकता है। मुझे पता है कि मैं 30 दिन ईमानदारी के साथ अगर पढ़ाऊँगी तो 30 दिन के बाद एक ख़ास सैलरी मेरे अकाउंट में चली जाएगी। मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। अब मैं 7 घंटे में और क्या बेहतर कर सकती हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ तो मैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ समाज में, क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ क्लासरूम में, मैं इस पर ध्यान दूँगी। लेकिन अगर मेरी चिंता ये होगी, जैसे आपने अभी देखा होगा एक मून लाइटिंग और इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि लोगों को अगर तनख्वाह एक जगह पूरी नहीं मिलती है तो वो दूसरी जगह भी पढ़ाते हैं। करेक्ट। कितने मैं ऐसे टीचर्स को जानती हूँ कि जब उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो गई कॉलेज की, उन्होंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना छोड़ दिया। इसलिए क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनको महीने में एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी और एक ही जगह। और पत्रकारिता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी उस संस्थान में जाए, किसी भी संस्थान में, उसकी एक खास सैलरी हो, वो इससे निश्चिंत रहे कि उसको रोजी रोटी नहीं कमाना है और इसलिए फिर वो ब्लैकमेलिंग भी नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन है। बिल्कुल, and we need to be professional। वो उसका प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन प्रोफेशनल को आप इसको अगर आप प्रोफेशन की तरह अपना रहे हैं तो प्रोफेशनल ईमानदारी भी तो एक चीज़ होती है, वही जो मैं बात कर रही हूं, प्रोफेशनल एथिक्स भी एक चीज़ होती है, प्रोफेशनल ऑनेस्टी एक चीज़ होती है। अगर आप वो करेंगे तो आप ईमानदारी से चीज़ों को फिर वही सामने शुरू हो लाएंगे। जाता है संपादक का सेटिंग, पार्टी वार्टी, जो हम लोग खुद झेल चुके हैं इतने सालों के बाद। और अभी मज़ा क्या है कि आप कुछ छुप नहीं सकता। अगर मान लीजिए मैं कहीं काम करती हूँ, वहाँ नहीं छपेगा, ट्विटर है,
और इस चीज़ को हम सब इंजॉय कर रहे हैं, वो और भैया भी इंजॉय कर रहे हैं, बोलने की आज़ादी के जो ऑप्शन है वो ज़्यादा आप भी हो गए इंजॉय हैं। कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई रोक नहीं पा रहा। आज के डेट में मैं ज़्यादा खुलकर लिखती हूँ, पहले भी लिखा है, लेकिन उसमें एक फ़र्क है, कहीं ना कहीं फिल्टर हुआ है, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ की हैं संपादकों से, देखिए तो ये चीज़ें हैं। यहाँ मैंने देखा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल पर ज़्यादा फोकस कर दिया नहीं, क्योंकि कौन है पत्रकार डिपेंड उस पर भी कर रहा है ना, कौन है पत्रकार। पहले तो ये जान लीजिए कि पत्रकार कौन है। हमको लगता है कि जो पत्रकार है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, है प्रॉब्लम तो बहुत है। मैं कह रहा हूँ, हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रांची में ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ठोकर मारकर अपना एक समानांतर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया है, और यूट्यूब से भी और भी जो सोशल साइट्स हैं उनसे वो बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं और लोगों को वेतन भी उपलब्ध करा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नाम मैं अभी इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, नाम नहीं ले रहे हैं, क्या बताओ, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे अखबारों में अच्छे जी टीवी में वो लड़का था और जी टीवी को ठोकर मार करके लग नहीं मैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करूँगा, और ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, अच्छा चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ नेताओं को देख रहा हूँ, बड़े बड़े शासकों को देख रहा हूँ, आप हटिए ना, उनको बुलाइए, हम पहले इंटरव्यू उनको देंगे। वो बोला करिए उनको इंटरव्यू, वो तो सर इसमें भी एक सैचुरेशन आ गया है। जो 10 साल पहले आ गए थे वो बेहतर स्थिति में है, लेकिन अब इतने ज़्यादा लोग हैं इस फील्ड में भी कि उनके लिए फिर बहुत व्यू का मुश्किल खेल है, कितना व्यू है तो पैसे आएंगे आपको ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे? तो मैंने देखा कि जिस लड़के ने नया ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ा किया है उसके अंदर चरित्र था। उस चरित्र के बल पर उसने जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया उसके समानांतर कि आज वो झारखंड में कहीं भी वो बच्चे जा रहे हैं, लोग सबसे पहले उसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। दूसरी घटना मैं बताता हूँ कि एक बार राज्य के मुख्यमंत्री ने सारे पत्रकारों को बुलाया अपने यहाँ, बड़े बड़े अखबारों, बड़े बड़े दिल्ली के पहुँच गए, और मुख्यमंत्री ने किसी को इंटरव्यू नहीं दी। और मुख्यमंत्री ने किसको इंटरव्यू दिया, आप आज सुनकर आश्चर्य करिएगा। अन्य मृता मुस्कुरा रही हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, जो समझने वाले होंगे समझ। इन्होंने फेसबुक पर उस इंटरव्यू को डाला था, किसी साइट पे भी नहीं डाला, फेसबुक पे डाला। अब ये ऐसे कैसे, ही मोबाइल से अब ये कैसे होता है? मैं फिर कहता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ, मैं जो लोग देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ, भाई मेरे, सबसे पहले तुम पत्रकार बनो, और तुम पत्रकार हो या नहीं हो इसका डिसाइड कौन करेगा? तुम नहीं करोगे। अमिताभ बच्चन ये नहीं कहते कि मैं कलाकार हूँ। लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तो ताली बजाते हैं। तो जिस प्रकार का वो जो दर्शक वर्ग होता है, कोई दर्शक वर्ग सीटी मारने वाला होता है, कोई ताली बजाने वाला होता है, कोई मुस्कुरा देने वाला होता है, कोई गंभीर दर्शक होता है, लेकिन सब में समन्वयता होता है। भाई रोल तो बहुत अच्छा किया है। तो उस अमिताभ बच्चन जिसकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई, जो जा रहा था फिल्म छोड़ने के लिए, और प्रकाश मेहरा कहते हैं कि भाई एक फिल्म जंजीर है, जरा आकर कर लो। जिस अमिताभ बच्चन के पास कोई हीरोइन जाती ही नहीं थी काम करने के लिए, प्रकाश मेहरा कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जया बहन हमारी बात मान लो, जया भाद्री से थोड़ा एक काम एक बार कर लो, क्या जाता है। प्रकाश मेहरा की बात मानती है जया भाद्री, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करती है और जंजीर हिट हो जाता, सुपर हिट नहीं, सुपर हिट। और जब सुपर हिट ही जंजीर हुई तो फिर अमिताभ बच्चन को फिर पीछे कोई नहीं देखा। बुढ़ा में भी फिल्म बनाते हैं, बुढ़ा होगा तेरा बाप, वो भी फिल्म हिट। तो कहने का अर्थ क्या है? मैं फिर कहता हूँ नेहा जी, अभी इस बात को गौर करिएगा कि सबसे पहले आपके अंदर चरित्र होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत अगर आपके अंदर चरित्र है तो उस चरित्र रूपी आभूषण को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह जैसे हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन को कोई चुनौती नहीं दे सका। तो उसी प्रकार से आपको पत्रकार पहले बताना पड़ेगा कि आप पत्रकार हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको महाराणा प्रताप को जैसे भामाशाह ने अपनी दौलत दे दी,
वैसे देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले तो आप शो तो करो, पहले खुद को मेरा बताओ ख्याल तो है कि इसमें आप थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि हम लोग दोनों शायद एक ही बात कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ मैक्रो लेवल पर, है ना, अगर हम इसको एक प्रोफेशन के तौर पर, एक इंडस्ट्री के तौर पर कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से पत्रकारों को वो हक मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। एक उनका भी पेमेंट का लेवल बनना चाहिए। लेकिन जो आपने इंडिविजुअल लेवल पर चरित्र और पत्रकार होने की, सच्चे पत्रकार होने की बात कही, वो पत्रकारिता निश्चित रूप से उनको निखार सकती है, उनको दुनिया में एक प्रतिष्ठा दिलवा सकती है। और जो हम एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकार कौन होता है, तो अगर वो पत्रकारिता के एथिक्स से, अगर वो सच के साथ खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से उनको वो नाम भी मिलेगा। मैं याद करती हूँ कि एनडीटीवी में बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, लेकिन हमें एक नाम हमेशा याद रहता है, कमाल खान साहब। इसलिए रहता है कि उन्होंने कभी अपनी पत्रकारिता के जो एथिक्स थे उससे दगा नहीं किया। स्क्रिप्ट लिखी तो ये मानकर लिखा कि ये उनकी सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ कभी एक 2-4 लाइन यूं भी लिख दें। तो लेकिन ये है कि उनको जो संस्थान की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, जो एक एश्योरेंस मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने एनडीटीवी के भी बहुत लोगों से बात की, वो कहते हैं कि वो आपको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं और आप जा रहे हैं तो आपके साथ सारी सुविधाएं हैं, आपकी परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो वो खड़े होते हैं। तो जब आप अपने परिवार से इस तरह के और उनको एक एडिटोरियल सपोर्ट मिला हुआ है, तो ये जब स्थितियां आपके साथ रहती हैं तो आप निश्चित रूप से बेहतर काम कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों ही ज़रूरी है। एक, पत्रकारों के लिए एक पे पैकेज जो है वो डिसाइड हो, और दूसरा, पत्रकार जो बनने की ख्वाहिश रखते हैं वो पत्रकारिता के एथिक्स से जुड़े रहें, तभी उनको समाज में पैसे और प्रतिष्ठा दोनों मिल पाएंगे, और उन्हीं के माध्यम से पत्रकारिता को भी वो मजबूती मिल पाएगी। काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा मैम, क्योंकि उस पर एक मैंने बनाया भी है अपने अनुभव से, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है, कई तरह का एथिक्स को लेके संघर्ष, ये लड़ाई वो लड़ाई तो सब जानते हैं। तो मैंने खुद से एक बनाया है कि जैसे आदमी कभी कभी सोचता है टूट गया, वो हम तो सही है अपनी जगह, हमें क्यों इतना जूझना पड़ रहा है। तो मतलब एक पत्रकार, अगर कहेंगे कौन है पत्रकार, अगर सच में आपके अंदर पत्रकारिता का कीड़ा है तो एकदम जो आदर्शवादी बात है कि हमें झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, तो उस पर मैंने एक बनाया था कि जब जब टूटे बिखरे नहीं मजबूत हुए, जब जब टूटे बिखरे नहीं मजबूत हुए, रुलाने वाले ही रोए, हम तो हंसकर मशहूर हुए। क्या बात। जितना ही संघर्ष किया उतना ही मशहूर हुए। मैंने अपना रोल किया। और अनी ये भी है कि अभी आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत लंबा समय है, अभी हो सकता है कि तपने का समय है। यही आने वाले समय में जो है वो हम देखेंगे कि अच्छे पत्रकार तब ही रहे हैं। अंतरा जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे आपको मैं बता देता हूँ, रामचंद्र जी अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं भोगते तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम की श्रेणी में आ जाते? जरूर। अगर कौरवों को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो क्या वो इंद्रप्रस्थ बना पाते? पांडव पांडव इंद्रप्रस्थ बना पाते अगर पांडवों को वनवास नहीं हुआ तो 14 वर्ष का? तो तपना बहुत ज़रूरी है। तो तपना बहुत जरूरी है, और जब तक तपिएगा नहीं। अब जैसे कमाल खान की आपने बात कही, कमाल खान को कमाल खान तक बनने में कितने पापड़ उनको बेलने पड़े। ऐसा तो नहीं कि कमाल खान लखनऊ में थे, गए और जाकर के उनको तुरंत सब कुछ, वहाँ तक आने में जहाँ आपको प्राप्त होना, जैसे हरिश्चंद्र को ही ले लीजिए, कितना तपना पड़ा, कितना तपना पड़ा। वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि कर चाहिए, जबकि वो जान रहे हैं कि रोहिताश से जो मरा है वो उनका बेटा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई जब तक कर नहीं दोगे तब तक तुम्हारे इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो आप जान लीजिए आपको तपना पड़ेगा इस ये तपोभूमि में। यही सबको बताना है कि कौन है पत्रकार। अंतरा, कौन है पत्रकार? तो पापड़ बेलने के लिए जो तैयार रहे, हर परिस्थिति में जो झुके नहीं, वो है पत्रकार। वही है पत्रकार। और हर परिस्थिति में शब्दों पर जो कंट्रोल करके सत्य का उजागर करे, न कि व्यक्तिगत आक्षेप करके। तो हमारे पास क्योंकि अन्य टाइम की कमी है और हम क्लोजिंग कमेंट हम लोग तो बोल ही रहे, आतिफ से एक बार क्लोजिंग कमेंट ले लेंगे कि आप क्या सोचते हैं? सुना और अभी समझा, मुझे यही लगता है कि पत्रकारिता में कहीं भी बोला जाए तो ट्रेडिशनल के साथ साथ अभी हम लोग को ये भी मान लेना चाहिए, जो आने वाले हमारे जनरेशन से, तो इससे भी पीछे नहीं है पत्रकारिता में। हम लोग भी बहुत सच दिखा सकते हैं और अभी को जो दिखा रहे हैं और आगे भी और अच्छा हो सकता है इस चीज़। तो आप लोग भी एथिक्स फॉलो करें और यही आशा रहेगी। तो
कौन है पत्रकार का ये एपिसोड टीवीसी के गपशप में यहाँ ख़त्म होता है। चर्चाएं तो बहुत है, चलती रहेगी, और हम लोग अगर शुरू करें तो चर्चा कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन क्योंकि ये एक टॉक शो है और कहीं ना कहीं ख़त्म होना है, तो कौन है पत्रकार, उसका जवाब आप भी हमें दें, कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है कि कौन है पत्रकार, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया में हैं, आप भी टीवी देखते हैं, टीवी डिबेट्स देखते हैं, तो आप भी हमारे जो दर्शक हैं वो हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कौन है पत्रकार, और पत्रकार में छुपी हुई कौन सी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक पत्रकार को पत्रकार बनाता है। धन्यवाद।